एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम बना रहे हैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस जिसमें हम हर टॉपिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस में उस कमी का सुधार कर सकें। तो हमें आपकी राय की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने इस चैनल को बेहतर और बेहतर बना सकें और आपको भी सपोर्ट कर सकें। एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम बना रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के वीडियोस, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम की तैयारी कैसे की जाएगी। और ये हमारा अगला वीडियो है। पीछे के जितने भी हमारे वीडियो हैं, लगभग 18 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी के लिंक अवेलेबल हैं। आप वो लिंक कॉपी कर सकते हैं, उन पर क्लिक करके हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो शुरू से देखने को मिलेंगे। अब तक हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं दिसंबर 2017 एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 76, प्रूविंग ऑफ हैंडराइटिंग इज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें यह बताया गया है कि हैंड राइटिंग को प्रूव करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बाय द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की राय। ऑप्शन बी है बाय द एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग। इसमें पूछा जाता है, इसमें बताया गया है कि किसी परिचित के द्वारा पहचान कराई जाए कि ये राइटिंग उसकी है। ऑप्शन सी, आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। और ऑप्शन डी है ए और बी, यानी ओपिनियन एक्सपर्ट या फिर किसी व्यक्ति जो परिचित है उसकी पहचान के द्वारा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ए एंड बी। एविडेंस एक्ट की 47 सेक्शन में इसमें बताया गया है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन और किसी परिचित की पहचान की ये राइटिंग उस व्यक्ति की है से पहचान की जा सकती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स। सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये हमें नीचे ऑप्शन में से फाइंड करना है। ऑप्शन ए है नो कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल। अगर कोई व्यक्ति अपने अपराध को पुलिस कस्टडी में एक्सेप्ट करता है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी, कन्फेशन, ऑप्शन बी, कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल। ऑप्शन बी कहता है कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो वो मान्य होगा या एडमिसिबल होगा। ऑप्शन सी कहता है कन्फेशन मेड इन ए इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल। अगर किसी व्यक्ति ने अपना अपराध मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार कर लिया है तो वो माना जाएगा। और ऑप्शन डी है डी, ए और सी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो वो माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पुलिस के सामने अगर पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है तो वो माना जाएगा, वो उसका कन्फेशन माना जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 कहता है द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, यानी एविडेंस का क्या मतलब होता है और उसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए है ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्योंकि इसमें हिंदी में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी एविडेंस किस किस चीज को माना जाता है और उसे क्या क्या उसमें सम्मिलित है वो सारी चीजें इसमें बता दी गई है। ओरल एविडेंस को भी माना जाएगा,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी माना जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उसे प्रोड्यूस किया गया है तो वो भी माना जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। सेक्शन 2A ZB of the Trademark Act 1999 define the meaning of, यानी सेक्शन 2A ZB ट्रेडमार्क एक्ट की क्या डिफाइन करती है, उसका मतलब बताना है। तो इसमें सीधा सा अर्थ है कि जब ट्रेडमार्क एक्ट है और उसमें सेक्शन 2 है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एक्ट की सेक्शन 2 जो होती है वो उसके अंदर मौजूद होने वाले शब्दों को एक्सप्लेन करती है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन। तो जब ट्रेडमार्क एक्ट है तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रेडमार्क। यस, तो इसका यही सही आंसर है, ऑप्शन बी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, outrage the modesty of a woman is punishable under IPC, यानी कि महिलाओं पर जो अत्याचार होता है वो कौन सी आईपीसी की धारा में माना जाएगा या कौन सी धारा का उल्लंघन माना जाएगा। ऑप्शन ए है सेक्शन 376A, ऑप्शन बी है सेक्शन 376, ऑप्शन बी है सेक्शन 376B, ऑप्शन सी सेक्शन 354 और ऑप्शन डी सेक्शन 498। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी लेडीज के साथ बदतमीजी की गई है या छेड़छाड़ की गई है तो वह 354 की आईपीसी की धारा में देखी जाती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। सेक्शन 463 ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद द क्राइम ऑफ, 463 की आईपीसी की धारा कौन से क्राइम को डील करती है या कौन सा क्राइम उसमें हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए है हाउस ब्रेकिंग, ऑप्शन बी है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है फॉर्जरी और ऑप्शन डी है फॉर्जरी विद चीटिंग। तो ये जो आईपीसी की 463 जो धारा है वो फर्जरी के लिए है, जिसमें 2 साल तक की सजा होती है। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी अंडर। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है? आपराधिक धमकी या किसी को जान से किसी भी तरह की अगर अपराध धमकी दी गई है तो वो अपराध की श्रेणी में आती है और उसके लिए धारा लगती है कौन सी, या तो 503 से 506 या 509 से 516 या 319 से लेकर 329 तक, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए जो सेक्शन है वो 503 से लेकर 506 की धारा लगती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। द केस कृष्ण गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेटेड टू, ये जो केस था कृष्ण गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, वो किस से संबंधित था? नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए है वाटर पॉल्यूशन, बी है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, सी है नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन और ऑप्शन डी है वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। इसमें जो धारा लगी थी वो 133 सीआरपीसी की लगी थी, जिसमें कि नॉइज और एयर पॉल्यूशन को बताया गया था कि नॉइज और एयर पॉल्यूशन खतरनाक होता है, जिसके लिए सीआरपीसी की धारा लगती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84।
What is the punishment for advocates if the established finding of the bar council is misappropriation? अगर कोई एडवोकेट कोई कानून का उल्लंघन करता है तो अगर उसे पनिशमेंट दी जाती है तो बार काउंसिल की तरफ से उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है। ए, इम्पोज ए फाइन, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बी, नेम ऑफ द एडवोकेट विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रोल, तो उसका नाम काटा जा सकता है एडवोकेट का जो रजिस्टर होता है जिससे कि वो एडवोकेट माना जाता है। और ऑप्शन सी है सस्पेंशन फॉर प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस को सस्पेंड किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी या सभी। तो इसका आंसर है धारा 35 कहती है कि अगर कोई एडवोकेट कोई गलती करता है तो उसे सजा मिल सकती है। तो धारा 35 में जो सजा मिलेगी वो इनमें से कोई भी सजा दी जा सकती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ऑन बीइंग एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट बार काउंसिल वन कैन अपील टू, यानी कि अगर स्टेट बार काउंसिल की तरफ से किसी एडवोकेट को सजा मिलती है तो वो कहां पर अपील कर सकता है? ऑप्शन ए है हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डी इंडियन लॉ कमीशन। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम एडवोकेट बनने जा रहे हैं, तो इसका तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए। अगर स्टेट बार काउंसिल अगर कोई सजा देता है तो उसका जो अपील की जाती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में की जाती है, जिससे कि उसे एडवोकेट को राहत मिल सके। हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स? इसमें पूछा गया है कि एडवोकेट्स एक्ट में अगर किसी एडवोकेट को पनिशमेंट मिलता है तो कौन सी सेक्शन के जरिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा एडवोकेट्स एक्ट, और इसका आंसर है सेक्शन 35। सेक्शन 35 पनिशमेंट देती है। इसमें ये सेक्शन 35 के जरिए एडवोकेट को पनिशमेंट दिया जाता है और सेक्शन 37 के जरिए वो अपील कर सकता है अपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो इसका जो सही जवाब है सेक्शन 35। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट डील विद। सेक्शन 24 कहती है एडवोकेट्स एक्ट में क्या कहती है? इनमें से एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स हु शुड बी इनरोल्ड इन द बार। ऑप्शन बी, क्वालिफिकेशन टू बिकम द एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी, क्वालिफिकेशन टू बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी बी और सी। तो सेक्शन 24 क्वालिफिकेशन को डिफाइन करती है जो कि इनरोल्ड बार काउंसिल में इनरोल्ड होने के लिए जरूरी होती है, जो कि LLB होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट विच इज हेल्पफुल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ इंजरी ऑफ कंपनसेशन। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट में जो इंजरी होती है अगर किसी को, तो उसे कौन डिसाइड करता है, ये इसमें पूछा गया है। किसकी मदद से की जाती है? ऑप्शन ए है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी है मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑप्शन डी है बी एंड सी, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट हेल्प करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को अगर उसे
कोई इंजरी हो जाती है तो कंपनसेशन देने के लिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। सेक्शन 23 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 says that the commissioner shall have the power of। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में सेक्शन 23 में कहा गया है कि कमिश्नर को पावर होती है। किस चीज की पावर होती है, किस तरह की पावर होती है उसके पास, ये नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। ऑप्शन ए कोर्ट, ऑप्शन बी ए ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी ए क्वासी जुडिशियल फर्म और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबो, या इनमें से सभी। तो इसके लिए हमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देखना होगा और उसका सेक्शन 23 देखना होगा, जिसका जवाब है ऑप्शन ए कोर्ट। यानी कि सेक्शन 23 में इस एक्ट में कमिश्नर को एक कोर्ट जितनी पावर होती है। वो किसी को भी विटनेस के लिए बुला सकता है, किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है, सजा देने का अधिकार होता है, केस की सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो कमिश्नर को कोर्ट जितनी पावर होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस लिए बनाया गया है, इसके बारे में हमें जवाब देना है। नीचे ऑप्शन में से फाइंड करके बताना है। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन बी है टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट एक्सेट्रा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए हम देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी को शामिल किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो साथियों, इस वीडियो में हमने फिर दोबारा से 15 क्वेश्चंस को कंटेंट किया है और हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अगर हमारी वॉइस की लिपरेसिंग या वॉइस में कभी कोई कमी नजर आती है तो प्लीज उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं और इंसानों से वॉइस की गलती भी हो सकती है। तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।